हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो इसके पहले अभी चैप्टर नंबर 5 और क्लास 8 की जो एनसीईआरटी है उसमें हम लोगों ने इंडस्ट्रीज़ को शुरू किया था। पहला पार्ट जो है वीडियो आपको मिल गया होगा। अब बात है सेकंड पार्ट की। और सेकंड पार्ट में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पर काम होता कैसे, रॉ मटेरियल कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, क्या क्या चीज़ें डिसाइड करती हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में, ब्लास्ट फर्नेस वगैरह, ये सब कैसे, बेसिक एक आइडिया हम देखेंगे कि स्टील एक्चुअल में बनाया कैसे जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद वाले अगले हिस्से में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि दुनिया में जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें भारत में भी क्या कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, किन बातों पर निर्भर करता है। जमशेदपुर की स्थिति को समझेंगे। ओके। अनअकैडमी पर कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ। कंप्लीट तैयारी यूपीएससी की आप लोगों के लिए हो जाएगी, जहां पर बेस्ट एजुकेटर्स के साथ गाइडेंस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशंस अवेलेबल होंगे। 31 अक्टूबर तक जो है बेहतर मौका है सब्सक्रिप्शन के लिए बाय यूजिंग दिस कोड SGYT10। इस कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है नए बैच 3 नवंबर से भी प्रारंभ हो रहे हैं और 3 नवंबर से जो है 1 ईयर 2 ईयर बैचेस जो आप लोगों के लिए मिल जाएंगे। और हर संडे जो कॉम्बैट टेस्ट होता है उस टेस्ट को भी जो है आप इस कोड से इनरोल कर सकते हैं बिल्कुल फ्री, जहाँ पर आप स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं। इंडस्ट्रीज़ को शुरू किया था, बताया था कि इंडस्ट्री है क्या, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जहाँ पर एक्चुअल में नेचर से मिलने वाले या कोई भी ऐसे रॉ मटेरियल जिनको डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हम लोग, तो उसको यूजेबल बनाने के लिए, उपयोग करने के लिए हम एक ऐसी प्रोसेसिंग फीचर्स या प्रोसेसिंग स्थिति पे लेकर आते हैं। अलग अलग इंडस्ट्री पढ़ी, स्टेजेस पढ़ी, बेसिस पढ़े कि क्या रॉ मटेरियल का क्या रोल है, साइज़ उसका क्या है और ऑनरशिप क्या है। ठीक है। और कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, किन किन बातों पर निर्भर करता है, लेबर, कैपिटल, मार्केट, पावर, लैंड मास, हर चीज़, ट्रांसपोर्टेशन, फैक्टर्स जो भी मतलब इफेक्ट करते हैं। इसके अंदर वर्ल्ड का एक पैटर्न देखा कि जैसे रॉ मटेरियल की चर्चा कर रहे थे हम लोग कि भैया रॉ मटेरियल पे बहुत ज़्यादा जो है अपने आप में निर्भर करती हैं चीज़ें। तो ऑफकोर्स वही मैं आपको बता भी रहा था कि रॉ मटेरियल एक ऐसी चीज़ है, पूरे इंडस्ट्री के बेल्ट जो है वो डिसाइड हो जाते हैं वहाँ से। ठीक है। अब इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, कुछ मिथाइल आइसोसाइनाइड वाला जो भोपाल की जो गैस ट्रेजेडी हुई थी उसके बारे में हमने पिछली क्लास में देख लिया था। अब बात है कि मेजर इंडस्ट्रीज़ में यदि हम स्पेशली बात करें आयरन एंड स्टील, ठीक है, तो ये काफ़ी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उद्योग है, इंक्लूडिंग टेक्सटाइल ऑल्सो। तो जैसे वर्ल्ड में यदि हम लोग बात करें, अच्छा आयरन एंड स्टील को ही क्यों मतलब हम लोग आगे मानते हैं, तो हमने अभी ये भी देखा हुआ है कि यही वो एक ऐसा उद्योग है जहाँ पर मान के चलिए आपकी बिना सारे उद्योग में इनके बिना काम नहीं चल सकता। ये बेसिक है, इनकी ज़्यादा ज़रूरत है, इनको चाहिए सबसे पहले इनको बनाना, ताकि दूसरी जितने भी उद्योग उनको खड़ा कर सकें आप। ठीक है। तो जर्मनी हो गया, यूएस हो गया, चाइना, जापान, रशिया। अब ये थोड़ा बहुत भी वर्ल्ड मैप में आइडिया यदि आपको है कि भैया जर्मनी यूरोप में आ गया, इधर यूएसए में आ गए आप, चाइना इधर आ गए, जापान के बारे में बात करें तो इधर ही निकल गए आप ईस्ट साइड। ठीक है। रशिया ऊपर आपको पता है। तो ये वाले जो एरिया हैं, इन रीजन्स में हम लोग ऑफ कोर्स अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन ओर के कारण हम कहने लगते हैं कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश हुई। लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ कोर्स कॉटन वगैरह पे रॉ मटेरियल पे ज़्यादा डिपेंड करती है, वहाँ पर क्लाइमेटिक फीचर, सॉइल का फीचर वैसा होना चाहिए। तो ऑफ कोर्स इंडिया है, हांगकॉन्ग रीजन है, कोरिया, जापान, ताइवान, ये काफ़ी ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में आगे आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर अब जो राइजिंग इंडस्ट्रीज़ में ऑफ कोर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया रीजन, आपको समझ में आ गई बात। और एक ये क्वेश्चन प्रीलिम्स का कि बेंगलोर रीजन ऑफ इंडिया, भारत में जो है बेंगलोर रीजन आपको देखने को मिले। अब बात आती है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो वेट लूज इंडस्ट्री होती है, भार रास उद्योग जिसको हम कहते हैं। अब ये क्या होता है भार रास उद्योग? ऐसे उद्योग, ऐसी इंडस्ट्रीज जिसमें रॉ मटेरियल, कच्चा माल आपने डाला, प्रोसेस किया और फाइनल गुड जो निकलेगा, आउटपुट जो निकलेगा, वो इसकी अपेक्षा इसका वेट क्या हो, कम हो। मतलब क्या, उदाहरण के तौर से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए 8 टन आपने कोयला डाला, ठीक है, 4 टन आपने लोहा डाला और 1 टन आपने लाइमस्टोन डाला, कोई दिक्कत। अब इसका जो टोटल होगा, अब जैसे ही आपने जो है प्रोसेस किया तो देखो ना, रॉ मटेरियल कंपेरेटिवली आपने काफ़ी ज़्यादा डाला है, लेकिन जब फाइनल गुड निकल के आया तो 1 टन स्टील निकल के आया। अब भैया देखिए, मतलब ये यूज़ करोगे आप, ये आयरन एंड स्टील, ये 1 टन जो इसका आप ये यूज़ करोगे एक्चुअल में। अब आपने 8 टन कोयला दिया और ये दिया और ये दिया, फाइनल गुड ये निकला, तो वेट बढ़ा थोड़ी, वेट कम हुआ ना, जो यूजेबल है। यूजेबल आउटपुट की दृष्टि से आप देखिएगा। ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है अपने को। तो ऐसे उद्योग जिसमें रॉ मटेरियल का वेट ज़्यादा हो जाए, ठीक है, और 1 टन के बारे में मतलब समझ रहे हो, मतलब जब फाइनल गुड, और ऐसा क्यों हुआ, तो खुद सोचने वाली बात है कि कोयला और चूना पत्थर ये दूसरे कारणों से, इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए डाला जाता है।
तो ये थोड़ी निकल के आ जाएगा कि कोयला जो है वापस मैं उसका यूज़ कर लूँगा, मुझे तो लोहा चाहिए। तो 4 टन में से आप समझिए कि 4 टन में से वेस्ट निकल गया, बाकी 1 टन बस काम का था। तो ये तो उसको वेस्ट निकालने के लिए, पर आफ्टर ऑल मतलब जब इंडस्ट्री के नज़रिए से देखोगे तो ये भी तो रॉ मटेरियल हो गए। इनका वज़न ज़्यादा था, बाहर निकलते समय वज़न कम हो गया। अब वज़न कम हो गया तो एंड फाइनली आप देख रहे हैं तो ऐसे वेट लूज। अब मुझे एक बात बताओ ना, आप खुद स्वयं समझदार हो कि 1 टन यूज़ करने वाली चीज़ है, तो मार्केट इसको क्या करेगा लेके? मार्केट तो 1 टन को लेगा, भैया फाइनल गुड चाहिए मुझे तो मार्केट में ये ट्रांसपोर्ट बहुत आसानी से किया भी जा सकता है। अब आपसे कहें कि मार्केट में पहले कोयला ले जाओ, अब एक ने किसी ने डिमांड की कि भैया मुझे लोहा चाहिए यूज़ करने वाला, तो आप पहले उसके घर के सामने कोयले का ढेर लगा दिया आपने, फिर आयरन और ले गए कच्चा लोहा जो है, फिर लाइमस्टोन और उसी के सामने बना के दे रहे हो। ये तो पैटर्न कभी आपने इंडस्ट्री का नहीं देखा। तो सही बात है, पहले आपको रॉ मटेरियल, तो इसलिए इंडस्ट्री को भी इसी के पास ही कर दिया जाता है सेटअप कि यहीं का यहीं जो है रॉ मटेरियल आए और ट्रांसपोर्ट भी ना लगे ज़्यादा खर्चा, और यहीं बन जाए और फाइनल गुड को मैं फिर जहाँ चाहूँ वहाँ ले जा सकूँ। जहाँ चाहो वहाँ 1 टन को ले जा सकते हो, लेकिन भैया ये पूरा जो है आपका 13 से 14 टन वाली जो स्थिति है, 15 टन 20 टन 30 टन जो भी आगे बढ़ता चला जाएगा, उतना नहीं ले जा सकते आप इसके रेशो में। सो बेसिक चीज़ अपने को अब समझ में आ गई। एंड याद रखें आप, ऐसे वेट लूज होने वाली इंडस्ट्री जो बाहर रास जो ऐसे उद्योग होते हैं उनको रॉ मटेरियल के पास स्थापित कर दिया जाता है। ओके, अब बात आती है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की। तो इसमें यही बात हम लोग समझाना चाह रहे थे कि इसमें इंडस्ट्री में आप देखोगे तो रॉ मटेरियल में आयरन ओर चाहिए, कोयला चाहिए, लाइमस्टोन चाहिए, लेबर, कैपिटल, साइट, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत कुछ चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद में ये सब समझ में आ गया। अब हम कहते हैं ये रॉ मटेरियल को हम लोग क्या करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस में डाल लेते हैं। ब्लास्ट फर्नेस क्या है? ये भट्टी है। ठीक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर दिया जाता है, तापमान काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा तापमान हो जाता है। अब तापमान ये क्या है और इसका प्रोसेस क्या है वो मैं सब समझा दूंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कुछ लर्नर्स को काफ़ी अभी दिमाग में आ रहा हो कि सर लाइमस्टोन को क्यों ले जा रहे हैं, ठीक है, और कोयले को क्यों ले जा रहे हैं, तो बताऊँगा मैं, चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अब इसमें ये जो प्रोसेस है ब्लास्ट फर्नेस में डालने वाली जो प्रोसेस है, या पूरी इसमें जो भी प्रोसेसिंग हो रही है, उसको हम स्मेल्टिंग कहते हैं। जहाँ पे आप क्या कहते हैं कि स्मेल्टिंग का मतलब ये होता है कि आप उस प्रक्रिया की बात कर रहे हो जहाँ पर सारी चीज़ों को पिघला दिया जाता है। मतलब क्या कि उनकी हीटिंग को इतना बढ़ा दिया जाता है, मेल्टिंग पॉइंट के बियॉन्ड लिया जाया जाता है कि जितने में पिघल जाते हैं, जितने तापमान में, मान लो कोई चीज़ 800 में पिघल गई तो वो आपको 1000 तक ले जाएंगे। मेरा मतलब कि पिघलती हुई चीज़ों को भी और आगे ले जाना। तो इट इज़ द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स। मेटल्स निकाला जाएगा, पर कैसे निकलेगा? उनको गर्म करना पड़ेगा। और गर्म कैसे होगा? तो भैया हीट तो देनी पड़ेगी। हीट कितनी दोगे? बहुत ज़्यादा। बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉइंट इज़ द कीवर्ड। ठीक है, तो ये मतलब बिल्कुल गल जाए, जो है गलने के बाद की स्थिति पे चले गए, उससे ज़्यादा आप तापमान देने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अब होता क्या है इसमें, देखो कोयला और मतलब लाइमस्टोन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसका बेनिफिट क्या है? कोयला जो है यदि हम बात करें तो इसका जो कार्बन है, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन जो हम सप्लाई दे रहे हैं, तो ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करके कार्बन, कोयले से कार्बन निकला। अच्छा, पहले एक चीज़ समझो, ये ब्लास्ट फर्नेस में इसका बेसिक एक मैं वर्क बताऊं तो इसमें आयरन भी आपने डाल दिया, ठीक है, कोयला भी डाल दिया, और आपने लाइमस्टोन भी डाल दिया, चूना पत्थर भी डाल दिया, तीनों चीज़ें डाल दी। अब कोयला क्या काम करेगा? कोल जो है मतलब कार्बन लिया आपने इसमें से, कोयला कार्बन का सोर्स है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए वो कार्बन और ऑक्सीजन जो है इसके अंदर, आयरन के अंदर जो ऑक्साइड्स हैं, आयरन प्योर नहीं था ना, ये आयरन और था, मतलब ये एक तरह से इम्प्योरिटी वाला था। तो इसमें जो ऑक्साइड्स थे, ऑक्साइड्स कौन निकालेगा? तो मुझे इनको भेजना पड़ेगा साथ में। तो कार्बन और ऑक्सीजन का ये जो रिएक्शन आयरन के साथ जब आप देखते हैं तो इसका ऑक्साइड से बाहर कर लेता है, मतलब इम्प्योरिटी हटा रहा है। ठीक है, ऑक्साइड्स वाली इम्प्योरिटी हट गई लोहे से, क्योंकि ये याद रखना प्योर आयरन नहीं था। फिर आएगा लाइमस्टोन, डोलोमाइट, ये क्या करते हैं? ये भी जो है उस आयरन ओर के साथ पिघली हुई अवस्था में रहते हैं, तो सब बिल्कुल ये जितना भी और इम्प्योरिटी उसके साथ रिएक्ट करके सारी इम्प्योरिटीज को हटा देते हैं। अब होता क्या है समझना आप, तो बस एक बेसिक चीज़ याद रखो कि चूना पत्थर, लाइमस्टोन और कोयला, ये एक तरह से जो भी लोहे के साथ इसको मिला दिया जा रहा है, और तो ये और वाली चीज़ को निकाल लेते हैं, मतलब इम्प्योरिटीज़ वाली जितनी भी हैं सब अपनी ओर खींच लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। ये केमिकल रिएक्शंस बाहर कर देती हैं इसको, लोहा प्योर बच जाता है। अब इसमें इतनी अच्छी चीज़ है कि बिल्कुल ये भरा हुआ रहता है, एकदम पिघली हुई स्थिति रहती है। तो जो गैशियस वेस्ट है वो तो निकल ही जाएगा, चलो वेपर मतलब जो गैस पोल्यूशन वो तो निकल गया। इसमें 2 स्टेजेस रहती हैं कि जो प्योर आयरन रहेगा, लोहा जो रहेगा वो प्योर, वो निचले स्तर से निकल आएगा, इसका रास्ता यहाँ होता है। और जो लाइमस्टोन, डोलोमाइट वगैरह जो है, इनसे जब ये रिएक्ट करके जो हल्की चीज़ें वो बिल्कुल
इम्प्योरिटीज़ ऊपर आ जाएंगी तो उसका एक रास्ता अलग होता है, तो वहाँ से इम्प्योर फॉर्म निकल आता है और यहाँ से प्योर आयरन मतलब निकल जाता है। तो इसमें आप जब देखोगे ना अपने एनसीईआरटी में, तो एक तरफ मोल्टन आयरन लिखा होगा, एक तरफ जो है यदि आप देखोगे तो यहाँ पे मोल्टन आयरन लिखा होगा, मोल्टन आयरन, और यहाँ पे लिखा होगा स्लैग। ठीक है, तो ये स्लैग जो है ये इम्प्योर है ना, मतलब प्योर नहीं, इम्प्योर है। और ये क्यों आया, किसके साथ आया, तो ये लाइमस्टोन वगैरह के साथ जितनी भी इम्प्योरिटीज़ आयरन की थी वो रिएक्ट कर गई और हल्की चीज़ें ऊपर आ जाती हैं, तो ऊपर वाले रास्ते से बाहर आ गए ये। और अच्छा लोहा भारी जो था वो नीचे था, तो वो तो नीचे वाले रास्ते से बाहर आ जाएगा। तो आप उस डायग्राम में कभी गौर करना, ऐसा डायग्राम एनसीईआरटी मिल जाएगा, तो मोल्टन आयरन वाला रास्ता नीचे है, क्योंकि जो पिघला हुआ एक्चुअल लोहा रहेगा वो तो नीचे ही बैठ के निकलेगा, और जो इम्प्योरिटीज़ रहेंगी हल्की चीज़ ऊपर आ जाएगी, तो ऊपर जो है ये निकल जाएगा, और धुआं तो और ऊपर आ जाएगा। तो ऐसे पूरा फिर क्लियर होता है आपका लोहा। ठीक है, अब समझ गए आप कि इसमें लाइमस्टोन और कोयला इनकी क्या ज़रूरत पड़ी। ये सब बेसिक चीज़ है। अब लोकेशन में जनरली क्या देखते हैं हम लोग कि लोकेशन में भी क्या है, कई बार हम लोगों ने देखा कि कहीं भी हम लोग इसको सेटअप कर देते थे, लेकिन बाद में देखा कि नहीं भैया, पहले जो है कोल रीजन के अकॉर्डिंग हम लोग देखें। तो देखो ना, इट इज़ अ प्रोसेस। आप समझ गए हीटिंग किस लिए की, हमने हीटिंग इसलिए की ताकि पूरा आयरन और जो है वो पूरा पिघल जाए, पूरी इम्प्योरिटीज़ अपने अपने साथ जिसको जाना है रिएक्ट करना है वो कर जाएगा, केमिकल रिएक्शन, और शुद्ध आयरन बाहर निकल आएगा। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। फिर क्या होगा, अब उसमें हमें और भी चीज़ें मिलानी पड़ती हैं। ठीक है, अलग अलग एलॉय मिलाना पड़ता है ताकि उसकी हार्डनेस वगैरह जो है थोड़ी बढ़ जाए, स्ट्रेंथ बढ़ जाए। एल्यूमिनियम मिला रहे हैं, निकल मिला रहे हैं, कॉपर मिला रहे हैं, ताकि जो हार्डनेस है, टफनेस है ना, जंग रोधी बनाना हो तो फिर हमें फिर और उसमें जो है एलॉय मिलाने पड़ते हैं। तो फिर चीज़ों को मिलाकर वो अपने यूज़ के अकॉर्डिंग उसको हम लोग फिर बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए आप एक पिन से लगाकर एक शिप बनाने तक की स्थिति में बेसिक क्या चाहिए आपको, लोहा चाहिए। तो हर चीज़ वो उसी से बनती है और उसी से स्थिति पे ही आप आते हैं। ठीक है, अब उसके बाद यदि हम लोग बात करें कि 1800 के पहले तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वॉज लोकेटेड वेयर द रॉ मटेरियल, पावर सप्लाई एंड रनिंग वाटर वॉज ईजिली अवेलेबल। जहाँ पे अवेलेबल था वहाँ बन जाती थी। मतलब क्या कि भैया जहाँ बड़े आसानी से कोयला मिल जाएगा, वहाँ जहाँ आसानी सब कुछ मिल जाएगा वहाँ बन जाएगा। फिर लेकिन अब जनरली देखा कि यार कोल फील्ड ज़्यादा ज़रूरी है, कोयला बहुत लग जाता है। ठीक है, फिर केनाल, नहर, पानी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी तो चाहिए रहेगा, रेलवेज चाहिए, क्यों, ट्रांसपोर्टेशन। ये बेसिक चीज़ों पे फोकस करने लगे। तो ये नियर कोल फील्ड एंड क्लोज टू केनाल। लेकिन जब 1950 में यदि हम लोग देखें तो फिर सी पोर्ट पे आ गए। अब सी पोर्ट पे क्यों आए, ये है सस्पेंस अगली क्लास का। बस नेक्स्ट सेशन में मिलने वाला हूँ मैं आप लोगों को, और इसके जस्ट ये आप लेसन देखिए, उसके बाद जो है आपको तुरंत इसके अगले वाला लेसन ज़रूर मिलेगा। 3 नवंबर से नए बैच प्रारंभ हो रहे हैं यूपीएससी के, और जो है आप सब्सक्रिप्शन लेके इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। ये मेरा डिस्काउंट कोड है SGYT10, इसको आप इस्तेमाल करें। सारी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। थैंक यू सो मच।